दिन के वक्त तुम मुझसे पैसे मांग रही थी। हाँ, अब बताओ कितने पैसे चाहिए। सेठ जी, मेरे अब्बू की तबीयत खराब थी इसलिए पैसे काम आते थे। आप दिन के वक्त पैसे क्यों नहीं दे सकते थे? इसमें तुम्हारा ही फायदा है। रात को तुम्हें डबल पैसे मिलेंगे। दिन में तुम सादे हैं 7,000 मांग रही थी ना, अब लो 15,000। ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, समझी? सेठ जी, जो बात करनी है जल्दी कीजिए। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? लोग कहेंगे रात के समय ये सेठ जी के साथ अकेली में क्या करने जाती है। बातें तो बहुत हो गई हैं, अब कुछ और करते हैं। पूजा सेठ जी, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं आप? घर जाइए, ठंड बढ़ रही है, बुखार हो जाएगा आपको। बेटी, इन बड़े लोगों से बचकर रहना। ये हमारे जैसे लोगों के साथ बुरा कर देते हैं और हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। एक गांव में सेठ जी रहता था। उसका पूरा नाम सेठ प्रमोद तिवारी था। उनके 5 भट्टे थे। 5 भट्टों के अलावा उनके पास 2400 बीघा की खेती भी थी। आसपास के क्षेत्र में उनका नाम और रुतबा था। उनके पास बहुत दौलत और शोहरत थी। लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उनके पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की अलीगढ़ से MBBS की पढ़ाई कर रही थी और लड़का, जिसका नाम आदित्य प्रमोद तिवारी था, इंजीनियरिंग में B.Tech की पढ़ाई कर रहा था। आदित्य B.Tech करने के बाद एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। RS 500 उसकी सैलरी होती है। एक दिन सेठ जी उससे कहते हैं, बेटा ये प्राइवेट नौकरी छोड़ दो और हमारा जो व्यापार है उसे संभालो और आगे बढ़ाओ। अब आदित्य अपने पिताजी के कहने पर अपनी नौकरी छोड़ देता है और घर वापस आकर उनका बिजनेस देखने लगता है और फिर भट्टे के पास बने अपने ऑफिस में बैठना शुरू कर देता है। एक दिन वह भट्टे पर ऐसे ही टहल रहा था कि अचानक उसका ध्यान एक लड़की की तरफ जाता है, जो मिट्टी में पानी डालकर उसे फावड़े से उलट पलट रही थी और पैरों से मसल रही थी। उसी में वह लगी हुई थी। पसीना उसके बदन से पानी की तरह टपक रहा था, लेकिन वह फिर भी कड़ी मेहनत से अपने काम में मशगूल थी। आदित्य उसे देखता है तो बस एक नजर देखता ही रह जाता है। पसीने से उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और हाथ पैरों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। वो कोई और नहीं, पूजा ही थी। जैसे ही पूजा आदित्य प्रमोद तिवारी को देखती है तो वह मिट्टी से बाहर निकलकर पास ही पड़े अपने दुपट्टे को उठा लेती है और अपने सिर पर ओढ़ लेती है। कुछ देर पूजा को देखने के बाद आदित्य वहां से वापस चला जाता है। अब अगली सुबह वह फिर से वहां जाता है। पूजा वही मिट्टी को मसल रही थी जिससे ईंटों को बनाया जा सके। जैसे ही उसकी नजर सेठ जी के बेटे पर पड़ती है, वह फिर से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लेती है। दोस्तों, पूजा ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। वो तीसरे दिन जब भट्टे पर जाता है तो उसे पूजा कहीं नहीं दिखाई देती। ना तो उसके माँ बाप भट्टे पर होते हैं और ना ही पूजा। वो पूरे भट्टे का कोना कोना छान लेता है, लेकिन पूजा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उदास होकर वह वापस अपने ऑफिस लौटता है। वह काफी थक चुका था तो बस अपने ऑफिस की ऐसी चालू करता है और कुछ देर वहीं आराम करता है। शाम में वह फिर से पूजा को देखने के लिए जाता है। जहां वो खाना खाते थे, सोते थे, वहीं सब जगहों पर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, 10 दिन तक वो ऐसे ही रोज आता है और उदास चेहरे के साथ वापस लौट जाता है। 11वें दिन जब वह फिर से जाता है तो वह लड़की उसे वहीं काम करते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है, यार तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो पूजा कहती है, कहीं नहीं, हम तो यही काम कर रहे थे। वो बोलता है, मैं तो रोज यहां आता था, तुम तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। इतने में वहां पूजा के मम्मी पापा यानी मोहनलाल और शीला देवी आ जाते हैं और आदित्य प्रमोद तिवारी को प्रणाम नमस्ते करते हैं, क्योंकि वह लोग जानते थे कि यह सेठ जी का बेटा है। उसका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। आदित्य पूछता है, आप लोग यहां कितने समय से काम कर रहे हैं? तो पूजा के पिताजी मोहनलाल कहते हैं, छोटे मालिक, हमें यहां 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। फिर वह पूजा के बारे में जानकारी लेता है तो वह बताते हैं, यह हमारी बिटिया है। आदित्य कहता है, बहुत ही मेहनती है, बहुत लगन से अपना पूरा काम करती है। यहाँ की लड़कियां तो इतना काम कर रही हैं
और हमारे घर की लड़कियां तो आटा भी ना गंद पाए और फिर ये तो पूरा एक बोखी मिट्टी है। ये बेचारी इसे मसलती रहती है। तो उसके माँ बाप बोलते हैं, हाँ छोटे मालिक बहुत काम करती है, बहुत मेहनती है। आदित्य कहता है, आपकी लड़की तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद पूजा आदित्य को अंग्रेजी के 2 शब्द बोलती है, थैंक यू। जब पूजा के मम्मी पापा सुनते हैं तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है। वो बोलते हैं, छोटे मालिक, हमारी बेटी पढ़ी लिखी भी है। यह बचपन से ही अपनी नानी के घर रहती थी, वहीं से 12वीं क्लास तक पढ़ी है। जब इसकी नानी की मृत्यु हो गई तो हमने इसे वापस बुला लिया। अब यह हमारे साथ यहीं रहती है और बस 1-2 साल में इसकी शादी कर देंगे, फिर अपने ससुराल में चली जाएगी। अब जब पूजा के माँ बाप ने उसकी तारीफ की और बताया कि वह पढ़ी लिखी और होशियार है, तो आदित्य उससे पूछता है, कौन से सब्जेक्ट से तुमने अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी की है? तो पूजा बोलती है, मैंने साइंस मैथ से पढ़ाई की है। इतना सुनने के बाद आदित्य हैरान रह जाता है और कहता है, मैथ तो बड़ा मुश्किल और कठिन सब्जेक्ट है। तो पूजा बोलती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। आदित्य ने कहा, अच्छा। और फिर वो पूछता है, तुम्हें टेबल यानी पहाड़े कहां तक याद है? तो पूजा बोलती है, 100 तक याद है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, 100 मतलब 10 दहाई, 100 वाला। तो पूजा ने कहा, नहीं, 100 दहाई 1000 वाला, पूरा याद है मुझे। दोस्तों, अगर आप किसी से कह दें कि मुझे 20 तक पहाड़े याद हैं, तो सामने वाला इंसान तुरंत आपकी क्लास लेना शुरू कर देगा और कहेगा, सुनाओ 17 का पहाड़ा, सुनाओ 19 का पहाड़ा। तो ऐसे ही आदित्य ने उससे फौरन कहा, अच्छा ठीक है, 63 का सुनाओ, 65 का सुनाओ, 75 का सुनाओ। पूजा फटाफट उसे पहाड़े सुना देती है और वह बस फोन में कैलकुलेटर चलाता रह जाता है, यह देखने के लिए कि सही सुना रही है या गलत। दोस्तों, जब उसने एक एक पहाड़ा बिल्कुल सही सही सुनाया तो आदित्य अचंभे में पड़ जाता है। वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर वो बोलता है, क्या तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो? तो वो कहती है, ईंट क्या चीज है, मैं तो आपके पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूं। आप कहें तो इस चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दूं, आप जहां रोज बैठते हैं उस ऑफिस का क्षेत्रफल निकाल दूं, हर चीज का क्षेत्रफल मैं आसानी से निकाल सकती हूं। आदित्य भी पढ़ा लिखा था, इसलिए वो उसकी बातों को तुरंत समझ जाता है और भी कुछ सवाल जवाब उससे करता है। वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। अब दोस्तों, पूजा के माँ बाप भी वहीं खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर वह आदित्य जी से पूछते हैं, साहब, कैसी है हमारी बेटी, कुछ पढ़ाई लिखाई जानती भी है या नहीं? तो वह बोलता है, क्या ही बताऊं आपको, चाचा जी बहुत ही टैलेंटेड है। आपकी लड़की शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन यह कोई भी इम्तिहान बड़ी आराम से पास कर सकती है। इतनी पढ़ी लिखी और होशियार है, सच में यह बहुत अजूबा है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर वह रोजाना उसके पास आता है और घंटों उससे ऐसे ही बातें करता रहता है, कभी कुछ बात तो कभी कुछ और बात। धीरे धीरे दोनों को आंखों आंखों में ही प्यार हो जाता है। अब 2-3 दिन के लिए आदित्य अपनी बहन जो अलीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी मिलने के लिए चला जाता है। वहां से 3 दिन बाद वापस लौटता है और चौथे दिन जब भट्टे पर पहुंचता है तो सीधा पूजा के पास जाता है। आज पूजा थोड़ी उदास दिख रही थी। फिर जब वह उसे देखता है तो वह खुश हो जाती है और पूछती है, आप बिना बताए कहां चले गए थे? तो वह बोलता है, बताने की क्या आवश्यकता है? तो लड़की कहती है, नहीं, यहां आपका कोई इंतजार कर रहा था। आदित्य पूछता है, कौन? तो वह बोली थी, कोई लड़की आपके यहां काम करने वाली मजदूर। वो समझ जाता है और बोलता है, क्या बात है, क्या तुम सच में मेरा इंतजार कर रही थी? तो वो बोली, अच्छा, ऐसे तो मैंने भी तुम्हारा 10 दिन तक इंतजार किया था, तब तुम कहां चले गए थे? तो वो कहती है, हमें दूसरे भट्टे पर भेज दिया गया था, वहां काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए हम यहां 10 दिन नहीं थे। उस दिन मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं यहीं थी, तो आदित्य भी बता देता है, यार मैं भी अपनी बहन से मिलने गया था, उसकी शादी जो करनी है उसके लिए लड़का भी देखने जाना है, अभी कल या परसों ही जाएंगे। तो पूजा कहती है, आपकी शादी कब होगी? तो इस पर आदित्य कहता है, मैं तो पहले ही शादी कर चुका हूं, मैं तो शादीशुदा आदमी हूं। इतना सुनने के बाद पूजा की आंखें नम हो जाती हैं, मानो उसकी कोई अनमोल चीज उससे छीन ली हो किसी ने।
अब आदित्य उसकी ऐसी हालत देखता है तो उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ यार? मैं